ओके, तो अब हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड वेसल्स डायमीटर एंड ब्लड फ्लो। यानी ब्लड वेसल्स के डायमीटर से ब्लड फ्लो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, और ये ब्लड फ्लो जैसे इन्फ्लुएंस होगा फिर उसके अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर भी तो इन्फ्लुएंस होगा। यानी इनडायरेक्ट में ब्लड प्रेशर को समझेंगे, पर ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर के थ्रू। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स अलोंग अ ट्यूब इज डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर्स। यानी किसी ट्यूब में ब्लड किस तरीके से फ्लो कर रहा हो, उसमें किस तरीके का रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन होता है 3 फैक्टर से। क्या क्या? डायमीटर ऑफ ट्यूब, अब ट्यूब का डायमीटर कितना है, लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब का लेंथ क्या है, और क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड कितने अच्छे तरीके से वहां पे फ्लो कर सकता है ना। अगर विस्कस फ्लूइड है, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लूइड क्या होगा, अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। अगर विस्कोसिटी कम है तो अच्छे से स्प्रेड होगा, वो ज़्यादा दूर तक स्प्रेड होगा। इन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड वेसल डायमीटर इज रेगुलेटेड बाय स्मूथ मसल्स of the tunica media which is supplied by sympathetic nerves of autonomic nervous system। ओके, तो अब हम लोग ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। एक ब्लड वेसल्स, यहाँ पे हम लोग क्या क्या था, 3 लेयर था, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, है ना, और ये इनर वाला लेयर जो था यहाँ पे, ये इसको हम लोग कह रहे थे ट्यूनिका इंटीमा। ये ना ट्यूनिका मीडिया यानी मिडिल वाला लेयर, ये मिडिल का जो लेयर है, ठीक है। तो क्या है कि द ब्लड वेसल डायमीटर इज रेगुलेटेड बाय स्मूथ मसल्स ऑफ द ट्यूनिका मीडिया विच इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी यहाँ पे क्या, इसका डायमीटर जो है ना, ब्लड वेसल्स का डायमीटर, ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये कंट्रोल हो रहा होता है ट्यूनिका मीडिया से, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया में क्या है कि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है, वहां पे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई किसका, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। देयर इज नो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई टू ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या है कि वहां पे कोई भी नो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई टू द मोस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी ज्यादातर ब्लड वेसल्स में कोई भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं होता है। एंड देयरफॉर वैस्कुलर स्मूथ मसल टोन degree of contraction is determined by degree of sympathetic activity. Sympathetic activity generally constrict blood vessels, smooth muscles and narrows the blood vessel, यानी vasoconstriction increasing the pressure inside. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि ब्लड वेसल्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सप्लाई होता है सिंपैथेटिक सप्लाई होता है। तो होता है क्या है कि जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा, यानी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ा, तो क्या होगा कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, तो क्या होगा कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थोड़ा कम हुआ तो कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा कम हुआ। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी और थोड़ा कम है तो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कम है। लेकिन क्या है कि ये सारा यानी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी प्रेशर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से प्रेशर में जो भी चेंजेस आ रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो कहाँ से रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है सिंपैथेटिक एक्टिविटी से, ना कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी से। अ डिग्री ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी मेंटेन्स अ कांस्टेंट बेसलाइन टोन इन द वेसल वॉल एंड प्रिवेंट प्रेशर फॉलिंग। यानी क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अब पैरासिम्पैथेटिक है नहीं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमेशा ये मेक श्योर करता है कि ब्लड प्रेशर एक बेसलाइन लेवल से ज़्यादा कम ना हो जाए। और ये डिसाइड कौन करवा रहा होता है, यानी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। यानी सिंपैथेटिक सप्लाई है तो बेसलाइन से कम हो ही नहीं सकता है उस ब्लड का प्रेशर, ये यहाँ से डिसाइड हो रहा होता है। डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स, थिनिंग वेसल वॉल एंड enlarging the lumen, vasodilation. This result in increased blood flow and very less pressure. ओके, यानी एक बेसलाइन प्रेशर मेंटेन तो कर रहा होता है ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और क्या हो रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्व यानी डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, यानी सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन में वहां पे स्टिमुलेशन अगर कम आया, यहाँ पे ना स्टिमुलेशन अगर कम आया तो क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा स्मूथ मसल्स, थिन हो जाएगा ब्लड वेसल वॉल, और क्या होगा, ल्यूमेन जो होगा ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन वो इनलार्ज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा यानी वहां पे प्रेशर कम हो गया है, यानी वेरी लेस प्रेशर। ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर से ब्लड प्रेशर इन्फ्लुएंस कैसे होता है वो हम लोग समझे हैं। ब्लड प्रेशर में अब हम लोग समझते हैं ऑटो रेगुलेशन के बारे में। ये क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू कंट्रोल इट्स ऑन ब्लड थ्रू लोकल वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ऑटो रेगुलेशन। यानी ऑटो रेगुलेशन क्या है कि किसी ऑर्गन की एबिलिटी है कि वो ब्लड फ्लो को, है ना, ब्लड फ्लो को थ्रू लोकल वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मेथड से किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके किस तरीके से ब्लड फ्लो को कम कर रहा है, वैसोडाइलेशन करके किस तरीके से ब्लड फ्लो को ये बढ़ा रहा है, ये ऑटो रेगुलेशन काम है।
द मेन मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद दिस लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग समझते हैं। रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर लैक्टिक एसिड हो गया। एक्टिव टिश्यू रिलीज मोर वेस्ट देन रेस्टिंग टिश्यू। तो जो टिश्यू ज़्यादा एक्टिव है यानी इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, एक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा कि एक्टिविटी ज़्यादा है तो वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड जो भी है वो ज़्यादा रिलीज कर रहा होगा। एंड इंक्रीज लेवल ऑफ वेस्ट लीड टू इंक्रीज ब्लड फ्लो इनटू द एरिया। अब जाहिर सी बात है कि अब ज़्यादा वेस्ट बन रहा है तो उसको बाहर निकालेगा कौन, ब्लड निकालेगा। तो ब्लड निकालेगा यानी ब्लड का फ्लो वहाँ पे बढ़ा होगा, और उस फ्लो को बढ़ गया है, इन्फ्लुएंस हो रहा है ना टिश्यू टेम्परेचर। अ राइज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर विच इन टर्न कॉज वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। ओके, तो अब क्या है कि टिश्यू का टेम्परेचर, कोई टिश्यू है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, कोई टिश्यू जिसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है। अ राइज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी है तो वहाँ पे हीट भी जनरेट हो रहा है यानी वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है, विच इन टर्न कॉजेज वैसोडाइलेशन। अब जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए, उस एरिया में ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए ताकि क्या हो कि टेम्परेचर को मेंटेन हो सके, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो। यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे होते हैं, ये समझना था। हाइपोक्सिया एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट वैसोडाइलेशन एंड राइज इन ब्लड फ्लो थ्रू अफेक्टेड टिश्यू। हाइपोक्सिया एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट करता है वैसोडाइलेशन को। क्यों, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पे क्या होगा, वैसोडाइलेशन करवाना है। क्यों, वैसोडाइलेशन करवाएंगे तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो डिमांड है, यहाँ पे कमी है ना, यानी डिमांड ज़्यादा है यानी ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाएगा। एक्शंस ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, द सिंपैथेटिक हार्मोन एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, रिलीज फ्रॉम एड्रेनल मेडुला इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का जब रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे एड्रेनालिन जब रिलीज हो रहा होगा, ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी ये इसके रिलीज होने के बाद क्या होगा कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, यानी उस एरिया में वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा,